Assalamualaikum. This is lecture number 2 of chapter number 2 accounting for material cost. Today our lecture topic is inventory control. तो बिना वक्त जाए किए हम चलते हैं अपने आउटलाइन की तरफ। तो ये है हमारी आउटलाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, उसके बाद हम देखेंगे टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री जो लफ्ज़ है वो किस चीज़ का कंप्राइज है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेसिकली रॉ मटेरियल हम किस चीज़ को कहते हैं वो सब्सटेंस जो हमें किस प्रोडक्शन पे मदद दे उसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं बेकरी वगैरह का। ठीक, बेकरी में जो हमारे पास फ्लोर पड़ा हुआ है, बटर पड़ा हुआ है, ये सब हमारे रॉ मटेरियल है जो क्या चीज़ बनाने में मदद देते हैं? केक वगैरह में। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जो हम केक वगैरह बना रहे होते हैं वो फिनिशिंग केक बनता नहीं है, अभी उस प्रोसेस में हो। ठीक है, जो हमारा फ्लोर वगैरह ओवन वगैरह में हो तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जो हमारे मटेरियल वगैरह है वो अभी प्रोसेस में है। जब और केक वगैरह बन जाता है तो वो अपन किस शक्ल में आ जाता है? फिनिश गुड की शक्ल में। और स्टॉक ऑफ स्टोर्स स्पेस मतलब क्या है? वो चीज़ जो हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करने में मदद दे रही हो, तो उसे हम स्टोर्स और स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बेकरी में क्या होता है? कप्स होते हैं, ठीक है, और जो ओवन वगैरह होते हैं जो बेक करने के लिए मदद देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वहाँ पे स्टोर्स और स्पेस भी मौजूद होते हैं। ठीक है, कोई भी काम हो तो वहाँ पे ये सब चीज़ें लाजमी होती हैं। ठीक है ना, तो उसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ऐसे इसके बाद हम चलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या। ठीक है, ये प्लानिंग है इस चीज़ की कि हम कहाँ से इन्वेंट्री लाएंगे, क्या करेंगे और कैसे लाएं, कितने में लाएंगे। ठीक है, उसकी पूरा प्लानिंग करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज तरीके से होगी। उसके बाद हम अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल भी करेंगे कि कहाँ कैसे यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ से परचेज करना है। तो ये सब हम देखते हैं इन्वेंट्री कॉल में। ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं कि कब, और पहले देखते हैं हम कितनी क्वांटिटी क्वालिटी कैसी क्वालिटी में हमें वो इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कितनी क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड है और कब किस वक्त हमें रिक्वायर्ड है और कितनी कॉस्ट में हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये सब हम कहाँ पे देखते हैं? ये सब हम देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में देखते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था इन्वेंट्री कंट्रोल के हवाले से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो बेसिकली इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल करने के फायदे क्या हैं? तो सबसे पहला फायदा ये कि टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ अंडर स्टॉकिंग। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था कि अंडर स्टॉकिंग क्या है, ओवर स्टॉकिंग क्या है। ठीक है, अंडर स्टॉकिंग ऐसी कंडीशन आ जाती है जो यहाँ पे सप्लाई बहुत कम हो जाती है और प्रोडक्शन रुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन से वो अवॉइड करने के लिए अपनी कंटिन्यूअस जो सप्लाई है वो प्रोवाइड देते हैं कि जितनी रिक्वायर्ड होगी इन्वेंट्री वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए या सर्विस देने के लिए, ताकि वो जो डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो उसका काम रुके ना। ठीक है, हेल्ड में नॉट बी हेल्ड, वो रुके ना। उसके बाद ये दूसरी सिचुएशन हमें बताता है कि ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए। ठीक है ना, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, तो ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए। ओवर स्टॉकिंग मतलब ज्यादा हमारे पास इन्वेंट्री ना आ जाए कि एब्सोल्यूट हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम वहीं पे बहुत ज्यादा यूज कर लें। तो इसमें क्या आता है? टू मेंटेन ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, एक मुफीद हद तक इन्वेस्टमेंट उसमें करनी चाहिए, इन्वेंट्री में करनी चाहिए, जिससे वो अपनी ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उतने यूज करने चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था इन्वेंट्री कंट्रोल का। ठीक है, तो ये मेन दो ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद हमारा तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू इंश्योर दी प्रोक्योरमेंट्स ऑफ मटेरियल एंड स्टोर्स। ठीक है, मटेरियल मटेरियल वो होता है जो हमें प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारा सब्सटेंस होता है। ठीक है, और स्टोर्स क्या है? जो हमें प्रोडक्शन देने में मदद कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई फैक्ट्री है तो उसमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह आ गई। ठीक है, मशीनरी वगैरह आ गई। ठीक है, तो ये सब स्टोर्स हो गए। रिक्वायर्ड क्वालिटी
क्वालिटी कौन सी होगी, और एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट कम हो और रिलायबल सोर्स से आए, ठीक है। रिलायबल सोर्स होगा तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्वांटिटी भी अच्छी होगी, और वो जो उसका प्रोडक्शन वगैरह में भी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो हम वहीं से मटेरियल खरीद करेंगे जहाँ से हमें ये चीजें मिलेंगी। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद आ जाता है टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे मिनिमाइज भी करने में हमें मदद देता है, ठीक है। इन्वेंट्री परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट वगैरह को मिनिमाइज करने में मदद देता है। उसके बाद हमारा आ जाता है टू अवॉइड वेस्टेज, ठीक है। वेस्टेज और लूजेस ड्यू टू डिफेक्टिव और लॉन्ग स्टोरेज और फॉर्म ऑफ एक्सोलेंस। एब्सोलेंस और लॉन्ग स्टोरेज करने के नतीजे में हमारी जो वो इन्वेंट्री है वो वेस्ट भी हो सकती है, लूज भी हो सकती है और डिफेक्टिव भी हो सकती है। इसलिए अगर हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी इन्वेंट्री कब आई है और किस वक्त हमें यूज करनी है, तो वो सब चीजें हमें पता होगा। तो इफेक्टिव अगर ये चीजें होगी तो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल भी ये अच्छा होगा। तो उसके बाद हमारा आ जाता है टू मेंटेन प्रॉपर, ठीक है, एक प्रॉपर एंड अप टू डेट रिकॉर्ड फॉर इन्वेंट्री, ठीक है। अगर हमारे पास रिकॉर्ड अच्छा होगा तो हम वेस्टेज वगैरह से बच जाएंगे, ठीक है। ये जो लिंक है, जो ये ऑब्जेक्टिव है, इससे लिंक्ड है, ठीक है ना। तो अवॉइड वेस्टेज से, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर हमारे पास प्रॉपर अप टू डेट रिकॉर्ड होगा कि कब इन्वेंट्री कौन सी आई है, किस टाइम पे आई है, तो हमें उसे यूज करने में आसानी होगी और स्टोर करने में भी आसान होगा। वो एब्सोल्यूट और डिफेक्टिव होने से पहले यूज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टू प्रोवाइड प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी मैनेजमेंट तक पहुंचेगी, ठीक है, ताकि वो मैनेजमेंट इन्वेंट्री के हवाले से कोई भी डिसीजन ले सके। उसके बाद हमारे पास कुछ टेक्निक्स आ जाती है जो आगे चल के हम इसको पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज तो मैंने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन वगैरह इसमें दिया है। सबसे पहले आ जाता है हमारी एबीसी एनालिसिस, ठीक है। एबीसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ये एक टेक्निक है डेट कैटेगराइज इन्वेंट्री आइटम्स इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसमें हमारी जो इन्वेंट्री है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोर वैल्यूबल चीज होगी उसको हम ए कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद जो वैल्यूबल होगी और इम्पोर्टेंट भी होगी पर कम होगी, ए से कम होगी, तो उसे हम बी में रखेंगे, और सी से। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक बाइक है, ठीक है। बाइक का इंजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी उस पर जो कास्ट आएगी तो ज्यादा लगेगी, ठीक है। उसे मेंटेन करने में उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। और बी में हम क्या क्या रखते हैं, बॉडी, जो बाइक की बॉडी है, ठीक है। और सी में क्या है, जो हमारे टायर्स हैं, नट्स हैं, उसे रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम उसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है टीबी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें हम क्या देखते हैं, फार्मूला डेट हेल्प्स टू डिटरमाइन दी ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे वो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी मालूम करने में मदद देता है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट। ये हम ऑप्टिमल ऑर्डर फाइंड करने में मदद देता है ताकि हमारी जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट कम आ जाए, ठीक है, कम आए, मिनिमाइज करें। जो प्रोडक्ट स्टोर वगैरह करने में जो आ रही है उसकी कॉस्ट कम आए, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर ये लफ्ज ही बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक मीन्स बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में वो खरीद करें ताकि उसकी प्रोडक्शन में हेल्प भी दे और जो कॉस्ट है वो कम आए, ठीक है, मिनिमाइज होगी कॉस्ट। हम ज्यादा चीजें खरीद करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी कॉस्ट कम आती है। उसके बाद हमारा आ जाता है टू स्टॉक। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आ जाते हैं टेक्निक आते हैं स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रिकॉर्ड लेवल, रीऑर्डर लेवल। ये सब ये जो नाम है, ठीक है, ये एक भी टेक्निक है, सेट ऑफ पैरामीटर। इसमें हम पैरामीटर सेट करते हैं डेट हेल्प टू डिटरमाइन व्हेन टू ऑर्डर न्यू स्टॉक। इसमें हमें ये एक पैरामीटर सेट करते हैं ताकि हमें पता चले कि इस पैरामीटर से कम होगी इन्वेंट्री तो हम न्यू स्टॉक ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा,
कि हमें पता है वो हमारी वेस्टेज से बच जाएगी, जो हमारी इन्वेंट्री है एब्सोल्यूट डिफेक्टिव होने से बच जाएगी। उसके बाद हमारी टेक्निक आ जाती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। ठीक है, एक तो हम क्या देखेंगे, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, और रिव्यू करेंगे स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, कौन से नॉन मूविंग है और कौन से स्लो। ये टेक्निक क्या है, डेट हेल्प्स आइडेंटिफाई स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आइटम्स इन इन्वेंट्री। ये टेक्निक हमें बता दिए वो कौन से आइटम है जो स्लो है या वो अभी चल ही नहीं रहे इन्वेंट्री में है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं इसमें। उसके बाद हमारा फिफ्थ आ जाते हैं प्रॉपर परचेजिंग ऑर्डर परचेज होगा, a technique that involves purchasing the right quantity of product at right time to avoid overstocking or stock out। ठीक है, ये बेसिकली हमने जो प्रीवियस ऑब्जेक्टिव पढ़े थे दो, ठीक है, उस पे आ रही है, ठीक है, तो ये ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग से हमें बचाती है, ठीक है। तो इसमें राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम पे हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं ताकि हमारे जो प्रोसेस चलता रहे। उसके बाद हमारा आ जाता है, उसके बाद हमारे सिक्स पॉइंट आ जाती है प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर स्टोरेज है, टेक्निक डेट इन्वॉल्व storing product in a way that ensure their quality and prevent damage or spoil। ठीक है, जो हमारा एक प्रॉपर जो प्रोसीजर हो स्टोरेज का, जिससे हमारी जो इन्वेंट्री है, जो प्रोडक्ट है, वो इजीली स्टोर हो, ठीक है, और क्वालिटी है जो डैमेज वगैरह ना हो, स्पॉइल वगैरह ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है, ठीक है, प्रॉपर इश्यू प्रोसीजर है, ठीक है, टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स इश्यूइंग प्रोडक्ट जो इन अ वे दैट इंश्योर देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड प्रिवेंट वेस्टेज। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट वगैरह जो भी इश्यू करना होगा और उसका भी एक प्रोसेस हो, ठीक है ना, वो उसमें क्या होगा कि एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी और वेस्ट होने से बचेगा। और उसके बाद हमारा है टू बिन सिस्टम। टू बिन सिस्टम देखते हैं क्या, अ सिस्टम दैट यूज टू बिन फॉर each items in inventory और one for the current use and other for reserve stock। तो इसमें क्या होगा, दो बिन्स यूज किए जाएंगे, एक करंट यूज के लिए, एक रिजर्व स्टॉक के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है यूज ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होगा कि हम, ठीक है, जो भी इन्वेंट्री आएगा ऑन टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या फायदा होगा, हम अप टू डेट रहेंगे रिकॉर्ड से, और हमें कंटिन्यूस स्टॉक की वेरिफिकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कितनी स्टॉक हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है, कब मंगवानी है, तो ये सब कुछ देखेंगे। अब इसमें टेक्निक में देखते हैं क्या होगा, टेक्निक डेट इन्वॉल्व, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होगा मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड। तो इसमें क्या होगा, हम क्या मेंटेन करते हैं, एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ऑफ इन्वेंट्री लेवल एंड वेरीफाइंग देम रेगुलरली। तो सबसे पहले हम एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है, अप टू डेट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और वेरीफाई भी करेंगे रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है एस्टेब्लिश ऑफ सिस्टम बजट, ठीक है, टेक्निक डेट इन्वॉल्व सेटिंग बजट। तो इसमें क्या है, हम अपना बजट सेट करते हैं फॉर इन्वेंट्री रिलेटेड एक्सपेंस, जो भी हमारे क्या इन्वेंट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो हम उसके उसके हवाले से देखते हैं कि हम बजट सेट करते हैं कि कितना हमें इस पे खर्च करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, अगर इसमें कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।